हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 का नेक्स्ट चैप्टर 69, जिसमें हम पढ़ेंगे वोटिंग बिहेवियर के बारे में। यानी कि जो इलेक्टर होता है, जो वोट देने वाला सिटीजन होता है, वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखता है वोट देने से पहले, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं उसके वोटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वोटिंग बिहेवियर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो फैक्टर्स जो किसी वोटर के डिसीजन को, वोटिंग डिसीजन को, कि किस कैंडिडेट को वोट देगा, किस पार्टी को वोट देगा, उसको इन्फ्लुएंस करता हो। ठीक है, तो इसको हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। इस वोटिंग बिहेवियर का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस अगर क्या है इसकी बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं एक हमें जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो पॉलिटिशियंस होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो लोगों के मुद्दों के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वोटिंग लोग अपने मुद्दों के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। ओके, जो एक ये हमारा बैलेट बैलेट बॉक्स होता है, इसका हमें रियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बैलेट बॉक्स का मतलब क्या? पहले हम क्या करते थे, वो पेपर वाली वोटिंग होती थी, पेपर हम डालते थे उस बैलेट बॉक्स में। तो कहने का मतलब, आज ईवीएम आ गया, तो कहने का मतलब यही है कि ये जो बैलेट बॉक्स होता है, ये जो ईवीएम होता है, ये डिसाइड करता है कि किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होने वाला है, किस तरीके का पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है वो कंट्री को रूल करने वाला है। ठीक है, ये आपको ये डिसाइड होता है कि किस तरीके से हमारी पास्ट पॉलिटिक्स चली आ रही है, अब उसी तरीके से हमारे पास्ट पॉलिटिक्स चलेगी या नहीं चलेगी, या उसमें ब्रेक होगा। जैसे 1991 तक की अगर हम बात करें, तो उस समय की, उससे पहले जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो पॉलिटिक्स मेनली सोशलिज्म वाली पॉलिटिक्स हुआ करती थी। उसका हैवली अगर हम कहें कि झुकाव जो हुआ करता था पॉलिटिकल सिस्टम का, वो सोशलिज्म की तरफ था। लेकिन 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद देखेंगे कि कैपिटलिज्म धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस होने लगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कभी, अब देखिए, ये वोटिंग बिहेवियर भी होता है, कभी कभी इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। अब वोटिंग बिहेवियर आपके इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है ना। अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो लोग इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के वोट डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मॉडर्न एंड प्री मॉर्डियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो अपना कैंपेन चलाती हैं या अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, ये आपको सारा नज़र आएगा, वोटिंग बिहेवियर से पता चलता है। कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, और भी सारे हैं। कास्ट का मतलब, अब ये तो पता है कि इंडिया में मेनली जो वोटिंग होती है ना, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे होती है। ठीक है, अब आपका वो कैंडिडेट कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपकी कास्ट का है, तो बहुत लोग बस कास्ट देख के ही जाकर वोट दे के आते हैं। आपके रिलीजन का है, तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हमारे यहाँ तो काफ़ी फेमस है, तो उस बेसिस पर हमारे वोट दिए जाते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पर वोट दिए जाते हैं, रीजन के बेसिस पर वोट दिए जाते हैं, यानी कि आप किस क्षेत्र में हैं, क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म को वहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो वोटर होता है वो पर्सनालिटी के बेसिस पर देता है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडिडेट को ध्यान में रख के वोटिंग होती है। ठीक है, मेनली कभी कभी होता है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में रख के होता है। जैसे कि अभी आप एनडीए की अगर हम बात करें, एनडीए गवर्नमेंट है जिसके पीएम मोदी जी हैं, यहाँ पर जो वोट मिलता है, ये वोट ये सिर्फ दो आदमी को मिलता है, एक बीजेपी को मिलता है और एक मिस्टर मोदी को वोट मिलता है। तो मिस्टर मोदी को अगर ध्यान में रख के ये वोट मिलता है, तो ये जो वोटिंग हो गई, ये क्या हो गई, पर्सनालिटी बेस्ड हो गई। सिर्फ पार्टी को ध्यान में अगर रख के मिलता है तो ये पार्टी आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक, लेकिन कभी कभी आप ये भी देखेंगे
कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा कैंडिडेट जीत जाता है जो जो वैसे पार्टी से बिलोंग करता हो जो पार्टी फेमस नहीं है, या पार्टी अभी पिछले रिकॉर्ड उसके काफ़ी ख़राब रह गए हैं, उस वो पार्टी ये करप्ट केसेस में फंसी हुई हो, काफ़ी बुरा काम उसने किया हुआ है, फिर भी कोई कैंडिडेट जीत जाता है। क्यों? ये पर्सनालिटी जो होती है ना कुछ कैंडिडेट की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी कैंडिडेट वोट देता है। मनी इन्फ्लुएंस तो होता ही है, आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब, या फिर इसमें पैसे का सारा गेम है। परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी पर भी डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ख़राब कर रही है तो हारने के चांसेस ज़्यादा है, अगर सही कर रही है काम तो जीतने के चांसेस ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के एक इलेक्टर जो होता है वोट देता है। और उसके बाद आइडियोलॉजी होती है, सेंट्रल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाला होता है। तो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी वाले कैंडिडेट या पार्टी को ही वोट देता है वो जनरली। ठीक है, कुछ सेंट्रल वाले होते हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो किसी आइडियोलॉजी वाले नहीं होते हैं, उनको काम से मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने से पहले वार हो जाए, नेशनलिज्म का थीम आ जाएगा आपके लोगों के अंदर में कि ये जो पार्टी थी अभी रूलिंग पार्टी है, इसने अपने दुश्मनों को हराया है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है और लोग एक उसी फैक्टर को ध्यान में रख के वोट डाल देते हैं। मर्डर ऑफ लीडर, कभी कभी यहाँ पर सिंपैथी भी मिल जाती है। करप्शन स्कैंडल्स, इसके भी आपको कैंडिडेट को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब देखिएगा, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, प्रूफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो उसके लोकसभा इलेक्शन 2019 की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसी इलेक्शन में एक रिपोर्ट आया था, इसमें कहा गया था कि एक कैंडिडेट जिसका प्रूफ्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रूफ्ड यानी डिक्लेयर्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके इलेक्शन जीतने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें, वो 15.5% है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट की इलेक्शन जीतने की प्रोबेबिलिटी। और एक ऑनेस्ट और बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट जो है, उसके इलेक्शन जीतने की प्रोबेबिलिटी मात्र 4.5% है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके इलेक्शन जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है मात्र 4.5% है। अगर आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं तो आपके इलेक्शन जीतने की प्रोबेबिलिटी 15.5% है। दिस इज द केस। खैर चलिए, लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इसको देख के भी लोग वोटिंग करते हैं। फैक्शनलिज्म होता है, यानी कि बंटवारा आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स में भी। कई बेसिस होता है, आइडियोलॉजी के बेसिस पर मेनली आपको बंटवारा देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। एज के हिसाब से जो यंग लोग होते हैं और जो ओल्ड लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उनका एक उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग होता है। सेक्स के बेसिस पर देखिए, मैन जो होंगे और वीमेन जो होंगी वो अपने अपने मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगी। ठीक है, एजुकेटेड होंगे या अनएजुकेटेड होंगे, वो उनका वोटिंग करने का बिहेवियर अलग होगा। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, रूरल में रहने वाले लोग अपने फैसिलिटीज़ को देखें, ध्यान में रख के करेंगे कि रूरल एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अर्बन एरिया में रहने वाले लोग अपनी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रख के वोट देंगे। जो गरीब लोग देखेंगे कि मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पूरी हो रही है नहीं, उसको ध्यान में रख के देखेंगे। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो देखेंगे कि भाई हमें बिज़नेस करने में कितनी आसानी हो रही है नहीं हो रही है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए लोग वोटिंग देंगे। फैमिली होता है, किनशिप होता है, फैमिली बैकग्राउंड आपको पता ही है, कुछ खानदानी पार्टियां हैं हमारे यहाँ। कैंडिडेट ओरिएंटेशन, एक कैंडिडेट कैसा है, कुछ कैंडिडेट होते हैं ना कि कभी कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्शंस में या फिर ऐसे भी कभी कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी इशू पे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहता है उस पर भी बोल देते हैं। तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के क्या मिजाज है, क्या उसका ओरिएंटेशन, इस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्शन कैंपेन भी डिपेंड करता है कभी कभी। अब इलेक्शन कैंपेन, ये सब क्या है, इलेक्शन कैंपेन एक तरीके से ऐड है। कभी कभी एकदम ब्लफिंग की जाती है ऐड की ना, कि
एक इंसान को इतना एक ही चीज़ का ऐड दिखा दो कि उसके दिमाग पर वो छप जाए। तो कभी-कभी ये भी होता है कि वो जो कस्टमर होगा जाके उसी प्रोडक्ट को खरीद आएगा। कभी-कभी ये भी होता है कि एक ही चीज़ एक किसी पर्टिकुलर, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि लोग जाके उसको वोट दे आते हैं। यानी कि इस तरीके से जो ब्रेन वॉश होता है, आप वो समझ लीजिए। पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, काफ़ी लोग हैं जिनके घराने चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले, ख़ानदानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। रोल ऑफ मीडिया, कभी कभी मीडिया भी क्या करती है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी को ज़्यादा फोर्स करती है, वो उसी को दिखाएगी। अब जैसे रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी की चीज़ों को ज़्यादा दिखाया जाएगा, वो उन मुद्दों को नहीं दिखाएगी जिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं। जैसे कि मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये सब मुद्दे नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम मुद्दे दिखाए जाएंगे। तो आपका जो एक आम आदमी है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं एम्प्लॉयमेंट भी है, कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, या फिर कहीं कोई दूसरी स्थिति भी है। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया ही तो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आम लोगों को पता चलती है चीज़ें। तो इस मुद्दे पर भी जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ मीडिया इन द इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, इंफॉर्मेशन देना। यहाँ पर मीडिया क्या करती है, अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ मीडिया के थ्रू अपने अपने कैंपेन चलाते हैं, एड्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिहेव करती हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेन मुद्दों को नहीं दिखा के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, खास करके रूलिंग पार्टी की तरफ से ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर लॉ, ये भी कराने का काम मीडिया करती है। कोई भी लॉ आया, कोई भी ऑर्डर आया, तो मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है कि क्या क्या काम नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से उस लॉ के लिए कंप्लायंस कराने का काम यहाँ पर मीडिया करती है। वोटर एजुकेशन, वोटर को एजुकेट करना एंड वोटर को पार्टिसिपेट कराने के काम मीडिया करती है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर वो ऐड चलाते हैं। मतलब ऐड में वो आते हैं और बताते हैं कि आपको वोट करना चाहिए, आपको इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड कराना चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए इलेक्शन में। ठीक है, तो ये सब मीडिया के थ्रू होता है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मीडिया, यानी कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होते हैं या जो पब्लिक रेडियो चैनल्स होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट होते हैं, जो नेशनल और स्टेट लेवल वाले होते हैं, उनका भी ऐड चलाने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से जो मीडिया होती है वो आप कहिए कि बहुत ज़्यादा वो एक वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें इलेक्शन के बारे में हमने देखा। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।